प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो साथियों आज हम बात करेंगे सीईटी के बारे में। जो भी मेरे साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 12 लेवल की सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साथियों साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए साथियों आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले साथियों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों। और साथियों इस क्लास को पूरा देखना और कमेंट करना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर टाइफाइड का कारण है। बताएंगे साथियों टाइफाइड का क्या कारण हो जाएगा। एचचेरिया, बी में साथियों सोनलोमेला, सी में माइकोबैक्टीरियम और डी में साथियों जीरोडेरिया। सभी साथी कमेंट कीजिए टाइफाइड का क्या कारण है। तो यहाँ पर साथियों टाइफाइड का कारण हो जाएगा सोनलोमेला। यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले मेरे सभी साथी राइट है। जो भी बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया साथियों, साथ साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए साथियों, एड्स रोग उत्पन्न करता है। यहाँ पर बताना साथियों कि एड्स रोग उत्पन्न करता है विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या साथियों कवक। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं साथियों HIV वायरस के द्वारा साथियों। कौन सा वायरस साथियों? साथियों इसको याद रखना, HIV वायरस के द्वारा साथियों एड्स रोग विषाणु उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं उनका विकल्प बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है। बताएंगे साथियों इनमें से कौन सा मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है। ठंड लगना, तेज बुखार, अत्यधिक पसीना, जहाँ साथियों लकवा। तो देखिए विद्यार्थियों जब अपन को मलेरिया बुखार होता है तब ठंड लगती है, बिल्कुल राइट है साथियों। तेज बुखार भी आता है और साथियों अत्यधिक पसीना भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लकवा है जो क्या है, ये साथियों मलेरिया का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। जो भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया साथियों। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने, मीना माता रोग का कारण है। बताएंगे दोस्तों मीना माता रोग का कारण क्या हो जाएगा। ए में साथियों पारा है, बी में कैंडमियम है, सी में सीसा है और डी में जस्ता है। तो बताइए साथियों मीना माता रोग का कारण है। तो देखिए साथियों पारा है, मरकरी है, HG है साथियों, HG को भी साथ में याद रखना। इनसे साथियों क्या है, मीना माता रोग होता है। तो यहाँ पर साथियों जो भी साथी एक कमेंट कर रहे हैं उनका विकल्प बिल्कुल राइट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशेदार मूल का उदाहरण है। बताएंगे साथियों रेशेदार मूल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। सरसों, चना, मक्का, गाजर। बताएंगे दोस्तों पांचवें क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों, रेशेदार मूल का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दूं साथियों जो मक्का होता है वो क्या साथियों, ये साथियों रेशेदार मूल का उदाहरण है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं उनका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्थाएं। बनेंगे साथियों की समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी हो जाएगी। देखिए साथियों प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सभी साथी कमेंट कीजिए साथियों समसूत्र विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी आता जो प्रोफेज होती है वो साथियों 50 मिनट की होती है। तो जो भी साथी एक कमेंट कर रहे हैं ये साथियों क्या होती है, समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। तो ए वाले सभी राइट है भाई। जिसने भी ए कमेंट किया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, उस पौधे का नाम बताइए जिससे चरस व भांग प्राप्त होती है। बताएंगे साथियों साथियों कौन से पौधे से चरस व भांग प्राप्त होती है। पाम्पी से, हेम्प से, सर्वगंधा से, धतूरा से। सभी साथी कमेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साथियों कौन से पौधे से चरस प्राप्त होती है, भांग प्राप्त होती है। गांजे का पौधा कौन सा है। सीधा मान लो साथियों जो हेम्प होता है वो क्या साथियों, ये साथियों गांजे का पौधा है। जो भी साथी बी कमेंट करें बिल्कुल साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी बताने वाले मेरे सभी साथी राइट है साथियों। साथियों गांजे का पौधा कौन सा हो जाएगा, ये साथियों हो जाएगा हेम्प। चलिए मछली कहाँ से श्वास लेती है। बताएंगे साथियों मछली कहाँ से श्वास लेती है। नाक से, फेफड़े से, गलफड़े से, पंख से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि मछली कहाँ से श्वास लेती है। साथियों सारे के सारे प्रश्न क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा कि साथियों एग्जाम से पहले आपको एक बार इनसे मुलाकात करवा देते हैं। एग्जाम में तो इनकी मुलाकात आपसे होनी ही है। तो बताएंगे दोस्तों मछली कहाँ से श्वास लेती है। नाक से, फेफड़े से, गलफड़े से, पंख से। तो बता दो साथियों मछली कहाँ से श्वास लेती है, गलफड़े से सांस लेती है। याद रखना साथियों मछली कहाँ से श्वास लेती है, गलफड़े से सांस लेती है। सी बताने वाले मेरे सभी साथी राइट है। चलिए नवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौ प्रश्न आपके सामने, किस स्कूल का पौधा है। सभी साथी कमेंट कीजिए बांस किस कुल का पौधा है। वृक्ष का, घास का, दोनों का, या साथियों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि बांस होता है जो साथियों क्या है, साथियों घास के कुल का एक पौधा होता है। साथियों सबसे लंबी घास है साथियों बांस। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी बताने वाले मेरे सभी साथी राइट हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए ये भी साथियों 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि साथियों एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। बताएंगे साथियों जो एक साथियों पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें साथियों ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए साथियों ए में एटीपी, बी में सूर्य की रोशनी, सी में साथियों आपका हो जाएगा डीएनए और डी में हो जाएगा साथियों आरएनए। सभी साथी कमेंट कीजिए साथियों कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूँ साथियों जो साथियों पारिस्थितिकी तंत्र में एक साथियों सूर्य की रोशनी ऊर्जा का स्रोत होता है। तो जो भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं उनका साथियों आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए साथियों खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है। बताएंगे साथियों खाद्य श्रृंखला के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो ये पूछा कि साथियों खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर कौन सा होता है। उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता, उत्पादक या कोई नहीं। सभी दोस्त कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर साथियों बता दूं साथियों पहले उत्पादक होता है, उसके बाद उपभोक्ता होता है
और उसके बाद साथियों आता है प्राथमिक द्वितीयक। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों कमेंट कीजिए कि खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा उत्पादक। उत्पादक साथियों क्या होता है, खाद्य श्रृंखला का सबसे निचला स्तर है। तो यहाँ पर साथियों सी बताने वाले मेरे सभी साथी राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। सभी साथी कमेंट कीजिए साथियों कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, समुद्र। तो यहाँ पर साथियों जो आपका समुद्र होता है वो साथियों क्या है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी डी कमेंट करा है उनका विकल्प बिल्कुल राइट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए 13वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों कि मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। बताएंगे दोस्तों कि मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। 46, 42, 44, 40। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों मैं आप सबको बता रहा हूँ, मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या 44 होती है। और साथियों अगर लिंग की पूछते तो 2 होती है। साथियों कुल मिलाकर कितने हो गए, 46 हो गए साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद कर लेना साथियों, एग्जाम में देखने को मिलेगा। 14वां प्रश्न आपके सामने साथियों, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया। बताएंगे साथियों कि मेंडल ने साथियों एक प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, आप सबको बताएं। तो उसमें साथियों मटर के पौधे के साथियों कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया था। 5, 7, 9, 3। सभी दोस्त कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। तो यहाँ पर आप सभी को बता दूं साथियों, शब्द में साथियों बिल्कुल 7 जोड़ी साथियों क्या है, 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था। जो भी साथी 7 कमेंट करें, बी कमेंट करें, बिल्कुल राइट है साथियों, याद रखना। अगला प्रश्न देखो साथियों, 15वां प्रश्न आपके सामने आ चुका, फटाक से कमेंट कीजिए। डीएनए का चाकू कहलाता है। बताएंगे साथियों डीएनए का चाकू कहलाता है। सभी दोस्त कमेंट कीजिए। और काफी अवेयरनेस को साथियों पहली बार क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप तो इसको पहली बार देख रहे हो पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साथियों डीएनए का चाकू कहलाता है। ए में लाइगेज, बी में गायरेज, सी में प्रतिबंधित एडो न्यूक्लियस और साथियों सी डी में हो जाएगा साथियों हेलिकेज। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता रहा हूँ साथियों डीएनए का चाकू क्या कहलाता है साथियों, प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लिकेज। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल राइट है साथियों, सी बताने वाले साथियों वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा बंदर का क्लोन है। बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन सा बंदर का क्लोन है। डोली, बी में एंडरी, सी में साथियों आपका हो जाएगा फॉरली और डी में हो जाएगा साथियों चार्ली। सभी साथी कमेंट कीजिए निम्न में से कौन सा साथियों बंदर का क्लोन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर साथियों मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो साथियों एंडरी होता है वो साथियों क्या एक बंदर का क्लोन है। जो भी साथी बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया साथियों। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सभी साथी कमेंट कीजिए निम्न में से कौन सा साथियों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का फटना, जल का बर्फ बनना, पेड़ों का कटना, या साथियों पेड़ों को काटना, या साथियों उपरोक्त सभी साथी कमेंट कीजिए निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा हुआ है इसमें। बनेंगे दोस्तों भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछना साथियों, बार बार एग्जाम में सवाल आता है ऐसा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों, ये साथियों सभी क्या है, सभी भौतिक परिवर्तन है। कागज का फटना, जल का बर्फ बनना, पेड़ों को काटना साथियों क्या है भौतिक परिवर्तन है। साथियों उपयोग सभी बिल्कुल राइट है। जो भी साथी डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया साथियों, बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न आपके सामने, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है। बताएंगे साथियों कि ऑक्सीकरण को कौन से रूप में परिभाषित किया गया है। इलेक्ट्रॉनों का लाभ, इलेक्ट्रॉनों की हानि, प्रोटोनों का लाभ, या साथियों प्रोटोनों की हानि। सभी साथी कमेंट कीजिए ऑक्सीकरण को किस साथियों रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ऑक्सीकरण को साथियों इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। जो भी साथी बी कमेंट करें बहुत ही बढ़िया साथियों। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए साथियों, कार्बन का कौन सा अपरूप त्रिविम संरचना में होता है। बनेंगे दोस्तों कि कार्बन का कौन सा अपरूप त्रिविम संरचना में होता है। ए में ग्रेफाइट, बी में फुलेरिन, सी में हीरा, डी में काजल। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो साथियों हीरा होता है वो कार्बन का साथियों अपरूप त्रिविम संरचना में होता है। सी बताने वाले मेरे सभी साथी राइट है साथियों, इसको याद रखना। चलिए 20वां प्रश्न आपके सामने है कि साथियों की हाइड्रोकार्बन का साथियों प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। कच्चा तेल, जीव भार, कोयला, या साथियों हाइड्रोकार्बोनेटेड। सभी साथी कमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों की हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा साथियों जीव भार होता है साथियों क्या है, साथियों हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। जो भी साथी बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया साथियों। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सा एक साथियों प्लास्टिक नहीं है। बनेंगे साथियों कि निम्न में से कौन सा एक प्लास्टिक नहीं है। देखिए विनाइल, सेल्यूलाइड, रबर और साथियों बेकेलाइट। बताएंगे साथियों निम्न में से कौन सा एक प्लास्टिक नहीं है। तो यहाँ पर साथियों देखिए जो साथियों रबर है वो क्या है साथियों, रबर प्लास्टिक नहीं है। तो साथियों सी कमेंट करने वाले मेरे सभी साथी राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वायुमंडल में प्रदूषक गैस है। बनेंगे साथियों वायुमंडल में कौन सी गैस प्रदूषक है। अब अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, अभी हमारा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए साथियों। अब बताएंगे साथियों वायुमंडल में साथियों प्रदूषक गैस कौन सी हो जाएगी। ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या साथियों सल्फर डाइऑक्साइड। सभी साथी कमेंट करेंगे वायुमंडल में साथियों प्रदूषक गैस कौन सी हो जाएगी साथियों। तो ये साथियों आपकी हो जाएगी साथियों ओजोन गैस। क्या है साथियों, ये साथियों वायुमंडल में प्रदूषक गैस है। जो भी साथी ए कमेंट करें बहुत बढ़िया साथियों।
चलिए 23वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से कमेंट कीजिए। कोयला जिसमें कार्बन की साथियों सर्वाधिक प्रतिशत होती है, बताएंगे साथियों कौन से कोयले में साथियों सबसे ज्यादा कार्बन पाई जाती है? पीट में, लिग्नाइट में, विटामिन्स में या साथियों एंथ्रासाइट में? सभी साथी कमेंट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कोयलों के बारे में एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर साथियों एंथ्रासाइट कोयला होता है, उसमें साथियों सबसे अधिक क्या पाई जाती है? साथियों कार्बन पाई जाती है। तो जो भी साथी डी कमेंट करें बहुत ही बढ़िया साथियों। चलिए 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोहा किससे उद्धारित किया जाता है? सभी साथी कमेंट कीजिए साथियों, लोहा किससे उद्धारित किया जाता है? यहाँ पर देखिए साथियों ऑप्शन ए में अर्जेंटाइट, हेमेटाइट, मेलाकाइट और साथियों सिंगरप। सभी साथी कमेंट करेंगे साथियों लोहा किस में उद्धारित किया जाता है? तो यहाँ पर साथियों आप सही को बता दूं साथियों लोहा है जो साथियों आपका हो जाएगा साथियों हेमेटाइट से उद्धारित किया जाता है। जो भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं साथियों बिल्कुल राइट है साथियों। अब साथियों आज की लास्ट आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। देखिए साथियों हीरे की चमक का कारण क्या है? बताएंगे साथियों कि हीरे की चमक का कारण क्या होता है, अक्सर हीरा क्यों चमकता है? देखिए प्रकाशपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण, हाँ साथियों प्रकाश का ध्रुवन के कारण, यहाँ पे साथियों प्रकाश का अपवर्तन के कारण। बताएंगे साथियों हीरे की चमक का साथियों कारण क्या? हीरा चमकता तो चमकता क्यों है? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं साथियों कि प्रकाश का पूर्ण साथियों आंतरिक परिवर्तन के साथियों क्या कारण क्या साथियों हीरे की चमक होती है। तो जो भी साथी ए कमेंट करें बहुत ही बढ़िया साथियों। अब साथियों आपको कमेंट करना है 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं साथियों। अभी तक साथियों आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी चाहिए साथियों टेलीग्राम पे और आरपी स्टडी फेवर लिखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल आएगा, ज्वाइन हो जाइए साथियों। वहाँ पर जो भी साथियों सीईटी के बारे में, बीईटी के, पीटीटी के बारे में जो भी सारे इंपोर्टेंट नोट्स होते हैं वहाँ पर सेंड किए जाते हैं। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।